अस्सलाम वालेकुम। आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 10 पाठाचे नाव आहे डास पिटिका। डास पिटिका इसका मतलब है कि मच्छर के काटने की वजह से शरीर पर बोलो, चेहरे पर बोलो, जो निशान पड़ते हैं उसको डास पिटिका कहते हैं। और इसके लेखक है, इस पाठ के लेखक है अनिल अवचट। इनका परिचय इस तरीके से है, प्रसिद्ध लेखक, समाज सेवक, चित्रकार, पत्रकार। त्यांचे लेखन हे विश्लेषणात्मक आहे। त्यातून मानवी संबंधाचे, समाज व्यवहाराचे, एकूण मानवी वर्तनाचे चिंतन आणि त्याविषयीचे आकलन यांचे मनोज्ञ दर्शन घडते। त्यांचे पूर्णिया हे पहिले पुस्तक आहे। बिहारचे समाज दर्शन घडते। त्यांची वेद, अंधेर नगरी, निपाणी, छेद, संभ्रम, माणसं, कोंडमारा इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत। प्रस्तुत पाठात डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावभावना असतात अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केलेले आहे। आता आपण पाठाकडे वळूया। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते। तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे की रात्री निवांत झोपता यावे। उस शख्स को किसी से कोई संबंध ही नहीं था, यानी कोई सवाल ही नहीं था, किसी से कोई सवाल ही नहीं था। और सब तरफ वो अपने आप को एडजस्ट करने वाला शख्स था। और एक ही ख्वाहिश थी उसकी कि रात में इत्मीनान से सोने के लिए मिल जाए, यही उसकी ख्वाहिश थी। पण ते डास तेवढी ही इच्छा पुरी होऊ देत नसत। त्याला काय म्हणावे, हा झोपला की झालीच त्यांची गुणगुण सुरू। उस शख्स की इतनी भी जो इच्छा थी, ख्वाहिश थी, ये भी मच्छर, डास मच्छर ये पूरी होने नहीं देते थे। और उनको क्या बोलना। वो सोया कि उसके कान के पास गुनगुन गुनगुन आवाज़ जो है वो मच्छर करना शुरू कर देते थे। यानी इसका मतलब ये कि उसके आसपास मच्छर घूमते थे। इसकी वजह से उसे नींद नहीं आती थी। संध्याकाळी खोलीची दारं, खिडक्या बंद ठेवून, पाहिली, अंगाला मलम चोपडून, डासांना हटवण्यासाठीची अगरबत्ती जाळून सगळं करून झालं, डास दाद देईनात। जैसे ही शाम होती थी, वो शख्स जो है घर के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर लेता था। अपने आंग को, अपने शरीर को वो मलम भी लगा लेता था। उसके बाद मच्छर की अगरबत्ती भी वो लगा लिया करता था। फिर भी डास जो है उसे परेशान ही करते थे। पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली, पण त्या ढणढण पंख्याचाही त्रास। अपरात्री जाग यायची, तो पंखा बंद करून टाकायचा, उकडायला लागलं की दारं खिडक्या उघडायचा। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते। अब जो है वो शख्स पंखा भी शुरू कर देता था, मगर पंखा जो है वो ढंढन ढंढन यानी पंखा आवाज़ करता था। और फिर पंखे का भी उससे जो है
त्रास था। उसी के साथ रात में जब भी उसकी आँख खुलती थी तो फिर वो पंखा जो है बंद कर देता था। पंखा बंद करने की वजह से उकळायला लागलं, यानी गर्म होने का, वो शख्स को गर्म होने का। फिर वो शख्स क्या करता था, खिड़कियां दरवाजे खोल देता था, और जैसे ही खिड़कियां दरवाजे खुल गए मच्छर वापस उसके घर में आ जाया करते थे। इकडे डास जमातीतही त्यांची चर्चा व्हायची, कसला हा चिंगूस माणूस। और डास की जो जमात थी वो आपस में बातें करते थे। चिंगूस यानी कंजूस, यानी ये शख्स कितना कंजूस है। आगे देखते हैं, काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय, रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे, तेही 2 दिवसात भरून येतं। ये शख्स कितना कंजूस है कि सुना है कि खून देने के बाद आधा घंटे में खून की लेवल उसके शरीर में हो जाती है, फिर भी यह हमें थोड़ा सा खून नहीं देता है। बहुत ही कंजूस शख्स है। जैसे की तैसे एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढताना म्हणे तेही 2 दिवसात भरून येतं, यानी 2 दिन में इसका खून जो है शरीर में लेवल हो जाती है। खून देने के बाद उस खून की 2 ही दिन में पूर्तता पूरी हो जाती है। जैसे की तैसे एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांच्या पोकळीत दळून ठेवल्यात। हाडांच्या पोकळीत यानी हड्डियों के बीच में। मच्छर कह रहे हैं कि इनके इस शख्स के हड्डियों के बीच में ऐसे फैक्ट्रियां है जो 2 ही दिन के अंदर खून की कमतरता जो है, जो खून दिया जाने के बाद कमतरता होती है, वो 2 ही दिन में पूरी हो जाती है। आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याला हाथ का आखडतो, और हम जो गरीब है, मच्छर कहने लगे हम जो गरीब है उनको 4 थेंब यानी 4 बूंद देने के लिए इसका जो है कंजूसपणा क्यों है। हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळ तोडतो, कुठल्याही नदीचं पाणी पितो, किती पाणी प्राणी मारून खातो, हे चालतं कसं। मच्छर कहने लगे कि ये जो है कितने ही यानी झाड़ों के फल खाता है, कितने ही दरख्तों के फल खाता है, कितने कौन कौन से नदियों का पानी पीता है, और ना जाने कौन कौन से प्राणी जो है वो मारकर खाता है। ये उसे चलता है, प्राणी मार के खाना, नदी का पानी पीना, फल फ्रूट खाना, ये सब उससे चलता है। मगर हमें 4 बूंद खून के देने के लिए बहुत ही कंजूसपणा करता है। माणूस हे ऐकत होता, तो म्हणाला माझी झोप उडवता आणि वर हे माझं संरक्षण करायचा हक्क आहे मला, मी तुम्हाला मारणारच, ते माझे जैविक कर्तव्य आहे। और ये मच्छरों की सारी बात वो शख्स सुन रहा था और कहने लगा, ओहो मेरी जो है नींद खराब करते हैं और ऊपर से ऐसी भी बातें करते हैं, मुझे अपना संरक्षण करना ये मेरा क्या है कर्तव्य है, और वो जो है मैं अपने आप की खुद की जो है हिफाजत जरूर करूंगा। बोलणंच कुठलं, डास म्हणाला तुझ्यातलं रक्त काढणं हेही आमचं जैविक कर्तव्य है। और वहां पर रुकने के बाद मच्छर भी कहने लगे कि आपके शरीर से खून चूसना ये भी हमारा हक है, हम खून चूसेंगे। दासू आणि दासी हे डासामधलं एक सुजान कुटुंब होतं। इनका भी कुटुंब है, दासू आणि दासी यानी मच्छर और मच्छरनी, इनका भी एक परिवार है, मच्छरों का परिवार है। ते इतर डासांना म्हणालं
आपला जन्माचा संसार संबंध बोलणं तोडून कसं चालेल। और वो बोलने लगे कि ये जो है हमारा संसार, ये तोड़कर कैसे चलेगा। मग इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली। त्यांनी माणसाला विचारलं, तुझा नेमका काय प्रॉब्लम आहे। बाकी के मच्छरों ने भी बोलना शुरू किया कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपको। रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही, काही मिनिटातच ते भरून येतं आणि तू खाकरतोस, शिंकतोस, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स। मग रक्ताचं का एवढं घेऊन बसला आहेस। कहने लगे कि ये खून का इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ मिनटों में ही खून जो है आपके शरीर में वापस आ जाता है और तू जो है खांसता, छींकता, तो ये इसमें खांसने में, छींकने में तेरे कितने प्रोटीन्स जाया होते हैं, उसका कुछ नहीं, और सिर्फ खून का ही लेकर बैठा है। कारण रोग प्रसार माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला। दासी म्हणाली, क्यों, ये भी एक रोग प्रसार है, छींकना, खांसना, इससे भी रोग फैलते हैं। और उस शख्स ने कुछ हटकर मुद्दा निकाला। उतने में जो जानकार फैमिली थी, उसमें से एक जो है दासी मच्छरनी कहने लगी, बरं का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, त्याला आम्ही काय करायचं। मच्छरनी दासी कहने लगी कि भाईजान, आमच्या पोटात शिरणारे जंतु यानी हमारे जो पेट में जो जंतु जाते हैं और हमारे पेट में से जंतु आपके शरीर में जाते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यानी पेट तो उसी पर भरना है, खून चूस कर ही भरना है, तो वो जंतु आपके शरीर में जाते तो हम क्या कर सकते हैं। पण सर्व डासामुळे रोग प्रसार होत नाही। हर डास की वजह से इंसान को रोग पैदा नहीं होता है। कुछ मच्छर होते हैं जिनके वजह से इंसान को काटने से प्रॉब्लम होता है, मगर सभी मच्छरों से नहीं होता है। ऐसा कौन कहने लगी, दासी कहने लगी। काही जमाती आहेत आमच्यात तशा, झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, और हमारी कुछ जमात ऐसी है जिनके वजह से आपको तकलीफ होती है मगर हमारे से नहीं होती है। और आप जब सो जाते हैं, हम जो है अपनी सुई जब आपके शरीर में खुपसते हैं, टोसते हैं, ते फार दुखता का, यानी बहुत दुखता क्या। मच्छरनी कहने लगी कि हम जब हमारी सुई जो है आपके शरीर में टोसते हैं, खुपसते हैं, तो उस वक्त आपको बहुत तकलीफ होती है क्या। मच्छरनी ने उस शख्स से पूछा। ती काळजी आम्ही घेतो, आणखी घेत राहू, आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ, झालं। यानी वो कहने लगी कि हम तो इतनी काळजी लेते हैं कि हमारे चाबने से आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, फिर भी हम एहतियात बरतेंगे, हमारे बच्चों को उस तरीके की ट्रेनिंग देंगे कि भाई आपको जब वो काटे उस वक्त आपको ज़रा सी भी तकलीफ नहीं हो, ऐसी हम हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। आणि तुमची गुणगुण आम्हाला तुमचं नरडं बंद नाही ठेवता येत, अगदी संताप येतो अशा वेळी। वो शख्स कहने लगा, और वो जो तुम्हारी गुनगुन है, कानों के पास गुनगुन करते हैं, इसका क्या। नरड, हम तुम्हारा नळला त्याने गला बंद नहीं कर सकते। दासू म्हणाला, दादा, सेकंदात शेकडो वेळा पंखा हलवावे लागतात, तेव्हा कुठे उडू शकतो आम्ही। जो दासी, पहले दासी बात कर रही थी, अब जो है दासू बात कर रहा है। वो कह रहा है कि दादा,
आप जो कितने बार पंखा झेलते हैं, पंखा हिलाते हैं, उस वक्त जो है हम कहीं उड़ते हैं, त्याचा आवाज काय करणार और हम आवाज क्या करेंगे, हमारे पास क्या है ऐसा कि हम आवाज करेंगे, दासू कहने लगा। त्याच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली होती और दासू के बोलने से यानी बुरास तो नहीं हुई, पर बात वहीं पर रुक गई थी। मग दासांनी त्याची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली। दासू दाचीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला और मच्छरों ने एक अपनी मीटिंग रखी और दासू और दासी का जो कहना था, अहवाल था, वो उन्होंने सबके सामने रखा। सगळे गंभीर झाले, विचार विनिमय सुरू झाला। त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला, म्हणाला, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देणारं रसायन शोधले आहे। सब सुनने के बाद में सब शांत हो गए और उन मच्छरों के बीच एक डॉक्टर था जो कहने लगा कि मैंने एक रसायन ऐसा शोधा है, ऐसा इजाद किया है जिसे यानी एनेस्थेसिया कहते हैं। एनेस्थेसिया इसका मतलब यह है कि भूल का इंजेक्शन तैयार किया। भूल का इंजेक्शन तैयार किया किसने? मच्छर डॉक्टर ने। मी एक लोकल एनेस्थेशिया देणारं रसायन शोधलंय। आपल्या सुईवर ते लावायचं की ती खुपसली की त्याला कळायचं नाही। और मैंने जो रसायन शोधा है, जो रसायन इजाद किया है, वो अपनी सुई के ऊपर लगा लिए कि जिसे काटेंगे उसे महसूस नहीं होगा। और ऐसे भी नहीं होता, मच्छर काटने के बाद वो उड़ने के कुछ देर के बाद में ही हमें जो है मच्छर के काटने का एहसास होता है। इसका मतलब यकीनन उस मच्छर ने जो है एनेस्थेसिया का जो रसायन है, केमिकल है, जो भी है, तो वो इस्तेमाल मच्छर कर रहे हैं। सगळ्यांच्या तोंडात एकदम वा असा उद्गार बाहेर पडला। डास पुढाऱ्याने त्याला विचारलं, त्याचं पेटन बिटन काही नाही ना? सब खुश हो गए। डॉक्टर ने रसायन इजाद किया है और बोलने लगे, वाह क्या बात है, उसका कोई पैटर्न वगैरह है? एक मच्छर पूछने लगा। छे छे, तसं करायला आपण माणसं आहेत का? हशा उसळल्या। अरे छे छे, ये क्या हम क्या इंसान है क्या? इंसान देखते हैं पैटर्न क्या है, किस तरीके का इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, हम क्या इंसान है? और सभी मच्छर हंसने लगे। पुढे तो म्हणाला, ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळतं त्या मुबलक आहेत आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलंय। शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूंसाठी आपण ती एंटीबायोटिक घेतली तर। और वो कहने लगा कि जो वनस्पति है उससे हम जो है रसायन लेंगे और उन वनस्पतियों ने भी कबूल किया है कि हम आपको देंगे और उसके वजह से हमारे शरीर में जो है कुछ उससे तकलीफ तो नहीं होगी। तो फिर कहने लगा कि एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक ले सकते हैं। आता राहता राहिला प्रश्न, आपल्या गुणगुणीचा माझे त्यावर प्रयोग शुरू है। और मच्छर कहने लगा, डॉक्टर कहने लगा कि इसका तो हमने हल निकाल लिया, फिर भी अब सवाल रहता है गुनगुन आवाज़ का। जो हम उड़ते हैं उसका आवाज़ होता है। अब सवाल इसका बाकी है। अभी इसके लिए भी मैं जो है कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इजाद कर रहा हूँ कि आवाज़ कैसे बंद हो। म्हातारा डास म्हणाला, माणसाला ऐकू येतं ते कानानं तो कान टाळला की झालं, गाल आहेत, कपाळ आहेत, शक्यतो पाय पकड़ा प्रश्न सुटेल। और उन्हीं में एक बुजुर्ग मच्छर बैठा हुआ था। वो कहने लगा कि इसका हल ये है कि आप गाल, कान की जगह छोड़ दो, पेशानी पे, हाथों पे, पैरों पे काटो तो आवाज़ भी नहीं आएगा। बुजुर्ग बहुत अच्छी सलाह देते हैं। ऐसे ही ये बुजुर्ग शख्स ने सलाह दी आणि मग ते सहकार्य पर्व सुरू झालं और फिर वैसा ही करना शुरू हो गया।
एक पहिली छान झोप लागली की दुरून गुणगुण ऐकू आली तरी त्याला चालतं, और उसे एक नींद अच्छे से लेने दो, और फिर उसके बाद उसके कान के पास गुनगुन भी आवाज आई तो उस शख्स को चलती है। उसे बस बात इतनी है की उसे एक नींद आना चाहिए। आता तो डासांच्या त्या गुणगुणित संगीत शोधू लागला है, और अब जो है वो डास के गुनगुन के अंदर क्या महसूस कर रहा है? संगीत महसूस कर रहा है। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याच्या किती खुणा आहेत, आरशात बघा एकदा। और पुतणे बोले तो भतीजा, और वो शख्स का भतीजा उस शख्स को कहने लगा कि आपके चेहरे पर डास ने जो काटे हुए हैं उनके निशानात कितने हैं, आप देखो जरा आईने में। माणूस हसून म्हणाला, तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहेत ना, तशा माझ्या चेहऱ्यावर आहेत डास पिटिका। और वो शख्स ने हंसकर कहा कि जिस तरीके से जवानी के अंदर जो चेहरे पर फुंसियाँ होती है, जैसे तेरे चेहरे पर है, वैसे ही मेरे चेहरे पर है डास पिटिका। तारुण्य पिटिका और डास पिटिका। तारुण्य पिटिका यानी कुछ वक्त के बाद चेहरे पर फुंसियाँ आती है, मगर डास पिटिका जब भी डास ने चाबा, मच्छर ने चाबा, तो उसका जो है निशान आते ही है। छान दिसता ना त्या? कहने लगा बहुत अच्छे दिखते हैं ना वो। पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले की आता याला काय म्हणावं, और फिर चाचा ने चिढ़ा दिए। तो भतीजा बोलने लगा कि अब इन्हें क्या कहना चाहिए। बच्चों, हमने जो है ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म किया। अगला पार्ट जो है जल्द से जल्द आपको सेंड करूँगा। इसको बगौर 1-2 बार सुनिए। अल्लाह हाफिज़।